नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको बताता है निवेश पोर्टफोलियो कैसा बनाएं और साथ ही बताता है कि आपके लिए किस तरह का निवेश विकल्प सही है। आमतौर पर लोग देखा देखी करके किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश कर देते हैं, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि जिस भी निवेश के विकल्प में आप पैसे डाल रहे हैं, मुनाफे के अलावा उसमें कितने रिस्क भी हैं। तो चलिए इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई का कठोर रुख कायम, कहा क्रिप्टो में निवेश करना खतरों से खाली नहीं, भारतीय निवेशक को क्रिप्टो में निवेश से बचना चाहिए। भारत के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज ईडी के रडार पर 8 करोड़ लोगों का लगा है पैसा, जाने क्रिप्टो फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग पर एक्सपर्ट्स की राय। किसी को जीवन बीमा कब खरीदना चाहिए और सही पॉलिसी का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताएंगे आपको आज। साथ ही निवेश से जुड़ी आपकी सभी गुत्थी को सुलझाएंगे। आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल हमें पूछना हो तो अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर लिखित रूप में चाहें या अगर सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहें तो वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड करें। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्रिप्टो करेंसी को देश में फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ईटी नौ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फाइनेंशियल सेक्टर की पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसका फायदा उठाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा पैदा ना हो। I think I'm happy that we sounded those warning signals, and I would like to believe that a large number of people would have taken note of the warning signals and the concerns expressed by the Reserve Bank, and I would like to believe, and anecdotally we are aware that anecdotally that many people did not invest in crypto, or they sort of pulled out of crypto thanks to the the caution and the kind of caution that and the concerns that emanated or that came out that went out of the Reserve Bank. And the crypto, we have said it earlier, it can create a lot of financial instability in terms of the ability of the central bank to determine monetary policy. It will upset, it will also have adverse impact on our exchange rate, on capital flows, on banking sector stability, and also it can lead to it will, knowing fully well something which doesn't have any underlying, and in fact I said that at one point I said that it doesn't have any underlying, not even a tulip. Now something which doesn't have any underlying, the prices will not remain high all the time. So therefore when it may crash, and it has crashed, so ultimately in a situation like this it is the small investors who lose money. So therefore it's a big risk for the small investors also. तो आर्थिक स्थिरता यहाँ पर बिगड़नी नहीं चाहिए, ये कहना है आरबीआई गवर्नर का। चलिए हम आपको ये पूरा मसला समझाते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल क्रिप्टो बिजनेस के संबंध में कई मामलों की जांच में जुटा हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे मुद्दे हैं। क्रिप्टो इकोसिस्टम में अक्सर कॉइन ऑफर, फिशिंग, एनएफटी, वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी के मामले आते रहते हैं। भारतीय अक्सर विदेशी और घरेलू दोनों बाजारों में इन धोखेबाजियों के शिकार होते रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टो इकोसिस्टम का विरोध किया था और इसके बढ़ते खतरे को रोकने की कोशिश भी की थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में क्रिप्टो फर्म से हारने के बाद आरबीआई अपनी कोशिश
कोशिशों में विफल रहा है। अगर आरबीआई ने केस जीत लिया होता तो देश को मनी लॉन्ड्रिंग से भारी वित्तीय नुकसान शायद नहीं होता, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि ईडी ने देश की 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को जांच के दायरे में रखा है और ये एक्सचेंज देश के नामी और बड़े एक्सचेंजेस हैं, जहां पर शायद आप जैसे कई सारे लोग पैसा भी लगाते हों, क्रिप्टो खरीदते हों, बेचते हों। इसमें वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, कुबेर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। ईडी ने वजीरेक्स के 65 करोड़ रुपए सीज तो किए ही हैं, इसके अलावा एक और एक्सचेंज के 370 करोड़ रुपए सीज किए हैं। आरोप ये है कि एक्सचेंज फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त रहे हैं। अपने फटाफट लोन देने वाले ऐप्स और उनके फर्जीवाड़े की खबरें तो सुनी ही होंगी। अब ऐसी 300 ऐप्स ईडी के रडार पर हैं जो 10 क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। ईडी की जांच में पाया गया है कि इन लोन ऐप्स को चलाने वाली कंपनियों ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस से 100 करोड़ रुपए से अधिक के एसेट्स खरीदने के लिए संपर्क किया और इसे विदेशी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। इन एक्सचेंजेस के अलावा ये कई दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का भी सहारा ले रहे थे और इन ऐप्स को चाइना की कंपनियों की बैकिंग है और इनके पास फंड भी काफ़ी हैं। इन इंस्टेंट लोन ऐप ने अपने प्रॉफिट को अवैध रूप से बाहर भेजने के लिए ये तिगड़म अपनाया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, भारत के 10 क्रिप्टो एक्सचेंज और सैकड़ों इंस्टेंट लोन ऐप्स ईडी के रडार पर क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? क्या गलती हुई है? क्यों क्रिप्टो में फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं, जिनसे आज हम विस्तार से और गहराई में जाके पड़ताल करेंगे। क्रिबेको के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ सुगानी, वी4 वेब साइबर सिक्योरिटी के फाउंडर रितेश भाटिया, वकील रेखा अग्रवाल, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। रेखा जी, यहाँ पर तो लोगों के पैसों के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। क्रिप्टो में जो लोगों को फटाफट मुनाफा कमाना था और उनके लिए एक नया जरिया था पैसा कमाने का, यही पैसा घुमाया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए जो इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से ये जो जो पैसा जो घुमाया जा रहा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके ऊपर जो सख्त जो है हमको इसके ऊपर लीगल तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो छापे मारे हैं और उनको पता लगा है कि इतनी सारी जो एप्स हैं जो गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली करवा रही है। कहने को उसको ये जामा पहनाया गया है कि वो एक लीगल काम है, पर एक्चुअली के अंदर वो लीगल काम नहीं हो रहा है, वो गैर कानूनी काम हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जब पता चला है, उनकी जांच में, उनकी तफ्तीश में ये पता चला है कि ये एक्चुअली क्रिप्टो जो है क्रिप्टो एक्सचेंज का जो काम जो वैलिड तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, बट जिसको हम कहते हैं जैसे पहले होता था हवाला ट्रांजैक्शंस होती थी, तो ये हवाला ट्रांजैक्शन की तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम है, जो गलत पैसे को अपनी कंट्री के अंदर लाया जा रहा है उसको गैर कानूनी ढंग से, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो नकेल कसने की कोशिश कर रही है, सो दैट हमारे जो देश की जो इकोनॉमी है उसको भी जो है नुकसान नहीं हो और जो लोग जो गलत तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए और ये जो गैर कानूनी ढंग से जो बिजनेसेस होते हैं उनको पर रोका जाए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये जो एंटायर ट्रांजैक्शन है जो हो रही थी, ये जो एक खरीद फरोख्त हो रही थी, वो ही गैर कानूनी था, जो नहीं होना चाहिए था और इसीलिए आरबीआई ने और ईडी ने मिलकर इसके ऊपर इसको लाइन के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये गैर कानूनी जो धंधा जो हो रहा था, व्यापार जो हो रहा था, वो जो है उसको बंद किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो ईडी है वो बिल्कुल सही दिशा के अंदर काम कर रही है और ईडी के पास में जो मटेरियल था वो इतना इन्वेस्टिगेशन करने लायक था, नहीं तो क्रिप्टो के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो डील करना था वो अब बहुत लोग हैं जो इसका व्यापार करते हैं, इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने आप वो गैर कानूनी नहीं था, पर उसको अगर आप
उसको एक इलीगल तरीके से आप देश के अंदर आप जो है जी, क्या आपको इकोनॉमी को लगता जो है कि ये सब नहीं होता इन्फ्लुएंस अगर करते हैं, हमारे पास उसको एक रोकने की कोशिश करी गई जी, है। रेखा जी, क्या आपको लगता है कि ये सब नहीं होता अगर हमारे पास एक रेगुलेटर होता, या 2020 में अगर आरबीआई वो केस जीत जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई का डर तो यही था ना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेकर और इस तरह की जो गतिविधियां आपने हो रही है अवैध रूप से, उसी को लेकर तो जी, उनका डर था। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सरकार और आरबीआई की राय बटी हुई है वैसे देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी पर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो देश जो है एक प्रजातंत्र देश है हम्म और हर व्यक्ति को मुनाफा कमाने का अधिकार है। ये हमारा हम्म फंडामेंटल राइट है जिसको हम्म मौलिक अधिकार कहते हैं। हम्म तो जब तक आप अपना पैसा बनाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, कोई भी तरह का व्यापार करते हैं, कोई हम्म बिज़नेस करते हैं, अगर आप उसको सही ढंग से कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हम्म परंतु इसके अंदर क्या जिसको मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल इसके अंदर कोई भी तरह का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो नहीं थी, वो एक अनरेगुलेटेड व्यापार था, जिसको हम्म कहते हैं कि इसके अंदर एक सरकार को आरबीआई को इसके अंदर एक रेगुलेटर को बिठाना चाहिए था, हम्म जो इसके अंदर एक नजर बना के रख सके, अपनी पैनी नजर से देखे कि क्या ये वाकई में क्रिप्टो करेंसी का इट इज लाइक शेयर ट्रेडिंग, जैसे आप अपना शेयर्स का जी, व्यापार करते हैं या आप कमोडिटीज का व्यापार करते हैं। बहुत लोग इसके अंदर अपना व्यापार करते हैं, भले वो एक तरह का एक गैम्बल होता है। बिल्कुल कुछ सही। लोगों के लिए एक अपना कमाई का जरिया, किसी के लिए सिर्फ एक गैम्बलिंग है। हम्म परंतु जो क्रिप्टो के अंदर जो था, इसके अंदर कोई भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्योंकि आरबीआई ने नहीं बनाए। अगर इसके अंदर रेगुलेटर होता तो मुझे लगता है अगर इसको शुरू से ही अगर रेगुलेटर बना के रखा होता और इसके ऊपर आपने डूज एंड डोंट्स जो है उनके करे होते, उसके अंदर आपने कोई गाइडलाइंस करी होती, तो ये एक इकोनॉमी का जरिया हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा हो सकता था। हम्म पर क्योंकि ये बिल्कुल अनियंत्रित था, तो हम्म इसलिए इसके अंदर जो था, ये जो आज जो ईडी के सामने जो ये मामला आया और ईडी को पता चला कि भाई ये तो एक गैर कानूनी तरीका बन गया है देश की इकोनॉमी को खराब करने के लिए, और जो बिल्कुल। लोग जिनके गलत मंसूबे हैं उनको हौसला मिल रहा है। ये सिचुएशन आई इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर 2020 के अंदर सरकार ने इसके अंदर कोई रेगुलेटर नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि अभी भी कोई भी चीज को बैन करना जो होता है उसको सोल्यूशन नहीं होता। सही बात है। उसके लिए आपको तरीके बनाने चाहिए। तो हम्म अभी मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि इसके अंदर आपको बैन कर देना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर कंट्रोल कर देना चाहिए कि कोई भी इसको नहीं करेगा, करिए। पर उसको उसके अंदर आप उसके अंदर अपने गाइडलाइंस रखिए, उसके अंदर कंट्रोल रखिए कि इसके अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया नहीं बन जाए, जहां पर लोग जो है हवाला ट्रांजैक्शन की तरह क्रिप्टो के अंदर डील करना शुरू करें। बिल्कुल, और और आज खासतौर से सिचुएशन ऐसी ही हो गई कि लोग वही कर रहे हैं। वो छोटे निवेशक जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाते हैं। सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं देखिए क्रिप्टो करेंसी और इस बाजार को लेकर छवि कुछ खास तो थी नहीं। ठीक है, लोग पैसा कमाने के लिए इसमें पैसा लगा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से इसका रुख हो या आरबीआई की तरफ से इसका रुख हो, एप्रीहेंशंस हमेशा से थे। उसके बीच में अब जो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर तमाम फ्रॉड का चलन बढ़ रहा है और अब इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी बड़े नामी एक्सचेंजों के जरिए जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी बाजार, जो कि हमें थोड़ा सा आशा की किरण लग रही थी कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले वक्त में, भारत में इसको लेकर एक्सेप्टेंस होगी लीगली, अब वो हम फिर से स्क्वायर वन पर आ गए हैं, हम फिर से 100 कदम पीछे आ गए हैं उस पहल में? हाय कविता। वेल, आरबीआई या वर्ल्ड का कोई भी रिजर्व बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, वो क्रिप्टो को पसंद नहीं करता है क्योंकि क्रिप्टो उनके हाथ से पावर ले जाता है। दे कैन नॉट रेगुलेट दैट करेंसी। और सेंट्रल बैंक्स ये चाहते हैं कि करेंसी उनके कंट्रोल में रहे। तो कोई भी वर्ल्ड का गवर्नर क्रिप्टो के फेवर में डेफिनेटली नहीं बोलेगा। बट अगर आप वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज देखें तो G20 में से 18 कंट्रीज क्रिप्टो को रेगुलेट कर चुकी है। दे हैव एटलीस्ट टैक्स गाइडलाइंस। वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज जैसे यूएस है, जर्मनी है और यूरोपियन यूनियन की मेजर जो कंट्रीज है जिनको, और सिंगापुर है, जापान है, ये सारी कंट्रीज जिनको हम फॉलो करते हैं या एक इनके रेगुलेशन से इंस्पिरेशन लेते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो रेगुलेटेड है, टैक्सेबल है और वहां पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आरबीआई बिजनेस हो रहा है। गवर्नर साहब ने सिद्धार्थ, मैं आपको इसीलिए रोक रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आज उन्होंने अपने हमारे पूरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात जरूर कही है कि जो विकसित देश है, डेवलप्ड देश है, वहां के लिए ये जो क्रिप्टो का बाजार है ये काफी मैच्योर्ड है। डेवलपिंग नेशंस के लिए, जहां पर अभी भी रिफॉर्म्स को लेकर और कई सेक्टर्स में कई तरह के रिफॉर्म्स को लेकर कदम उठाने बाकी हैं, वहां के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। वेल, चैलेंजिंग तो बिल्कुल है ही, बट रेगुलेटर को इनोवेशन आते ही
आई थिंक गवर्नर साहब ने ये भी मेंशन किया कार का एग्जांपल देके। जी। देखिए, जब कार इन्वेंट हुई थी तब लाइसेंस नहीं था। जब हाँ। राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था तब पायलट्स लाइसेंस नहीं था। हम्म। ये बाद में आया। इनोवेशन हमेशा पहले आता है, हम्म। बट रेगुलेटर का काम है कि उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। हम्म। ये आज 2015-16 से सिर्फ नोटिस दे रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है, बट इन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे इसको रेगुलेट किया जा सके। हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेफिनेटली पर टैक्स रेगुलेट अगर नहीं करने का कोई यहाँ पर तरीका अपनाया नहीं है रेखा जी, तो इसका मतलब ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। हाँ। देखिए, अगर नहीं, ये चीज एक्सचेंजेस के मद्देनजर से मैं समझना चाह रही हूँ। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर आपने लीगली कोई ढांचा तैयार नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सीन है, ये चाइना के जो लोन एप्स है, हाँ। इन लोगों ने एक लूप होल को यूज किया है, जिसमें हाँ। पेमेंट गेटवेज हाँ। और एनबीएफसीज जो कंप्लीटली रेगुलेटेड एंटिटीज, इनको यूज करके एक्सचेंजेस का लूप होल यूज करके किया है। हाउएवर आप क्रिप्टो के एडवांटेजेस को देखिए। आज अगर आप 2-3 हजार का करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग देख रहे हैं, तो आप ये भी भूल रहे हैं कि 7-7 बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैलेंट और जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ सकता था, वो आज रेगुलेशन नहीं होने के कारण नहीं आ रहा है। सही बात तो है। ये मेरे हिसाब से देश के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। और अगर आप रेगुलेशंस ले आओगे तो मनी लॉन्ड्रिंग तो 99% खत्म हो जाएगी। बिल्कुल और आने वाला जो यहाँ से जाने वाला टैलेंट है वो नहीं जाएगा, और मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आएगा। तो यू शुड सी द ब्राइटर साइड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल, दाल में थोड़ा सा काला तो हर ही जगह होगा, बट यू कैन नॉट से कि पूरी दाल ही काली है। नहीं, लेकिन इसके लिए बुनियादी कदमों की जरूरत होगी, मजबूत कदमों की जरूरत होगी। रितेश, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक किस्सा हो गया है, लेकिन स्कैम्स में यहाँ पर बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल से जो फ्रॉड और स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो तो रेगुलेटर आने के बाद भी कुछ हद तक कमी आ सकती है, लेकिन वो बंद होता हुआ तो हमें दिखाई नहीं देगा। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है इस तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, एक तरफ स्कैम्स बढ़ रहे हैं, एक निवेशक के तौर पे जो इंसान पैसे लगा रहा हो क्रिप्टो बाजार में, कितना बड़ा धक्का है, कितना अलर्ट होने की जरूरत है, कितनी बड़ी क्राइसिस है ये? देखिए कविता, फर्स्टली थैंक यू टू मी ऑन योर शो अगेन। दूसरी चीज, अभी कैसा है ना, अभी हम पहले ये जो टेक्नोलॉजी है काफी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्रिप्टो की जो है। नवे शेयर बाजार में आए थे तो हमको कैसे समझ में नहीं आ रहा था। उसी हिसाब से क्रिप्टो जो है वो पूरी एक ब्लॉकचेन पे है और काफी जैसे अनरेगुलेटेड है, जैसे रेखा जी बता चुके हैं, सिद्धार्थ भी बोल चुका है इसके बारे में। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम जैसे ना हड़ी घड़ी लोन ऐप स्कैम्स की बात करें, लोन ऐप स्कैम्स में कितना पैसा गया, जो भी गया हर इंडिविजुअल से आपका जा रहा था 2,000, 4,000, 5,000 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार रुपए जा रहा था। ये दूसरा अभी जो स्कैम्स आ रहा है, जहां पे जिसको हम बोलते हैं पिग बुचरिंग, इसमें कैसा हो रहा है, मतलब काफी सारे लोगों को ये मैसेजेस आ चुके हैं जहां पे कोई आपसे हेलो हाय कर रहा है वगैरह, फॉरेनर है, दोस्ती बनाने की कोशिश करता है और 20-30 दिन बाद जाके वो आपको बोलता है देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आए दिन मेरे को अभी ऐसे केसेस आ रहे हैं। कल ही एक केस आया जिसमें वो बंदे का 10 लाख जा चुका है और अभी इसके अंदर पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती है। तो ऐसा में क्या होने वाला है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी लगेगा। तो अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हाँ बैन करना है, नहीं बैन करना है, रेगुलेट करना है, नहीं करना है, तो कम से कम कुछ तो कीजिए। या तो बोल दीजिए कि देखिए अपने मतलब खतरे पे कीजिए, अगर कल से कुछ हो जाता है तो हमारे पास मत आइए, पुलिस के पास मत आइए। अभी ये वो लोग कह नहीं सकते हैं, तो यहाँ कुछ तो कीजिए, तो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। अभी कितने में आप जो हैं यहाँ पर उनको पता होगा कि ये पिग बुचरिंग स्कैम जो चल रहा है उसका मोडस ऑपरेंडी हाल फिलहाल इंडिया में कैसे हो रहा है। इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं और आपके, मान लीजिए कविता जी आपका अकाउंट हैक हो गया और आपके अकाउंट पे सीधा ऐसे लिख के आ जाएगा, आज मैंने है ना 5% कमाया, आज मैंने क्रिप्टो में इतना क्या किया है। और टारगेट भी आप जैसे लोग हैं जो बिजनेस सर्कल में, जो इन्वेस्टमेंट्स में है। तो मुझे भी, मैं आपका जब पोस्ट देखूंगा मुझे ऐसा ही लगेगा कि एक्चुअली कविता ने ये किया हुआ है और कविता मतलब प्रमोट कर रही है कि हाँ मैंने जाके इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे या ये लिंक पे जाके करना चाहिए। वो लिंक पे मैं चला जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ठीक है कविता ने पैसे बनाए तो मैं भी पैसे बना सकूंगा और मैं जाके उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इन्वेस्ट करता हूँ और ये मेरे सारे पैसे चले जाते हैं। और ऐसे में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये लोन
फोन ऐप स्कैम्स की तरह नहीं है जहां आप 4,000 5,000 रुपए आपके जा रहे हैं, यहाँ पे आपके लाखों रुपए जा रहे हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत कम है, क्योंकि ये एक नवी चीज है। तो इसके लिए हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लेटेस्ट आ रहा है, और वो तुरंत गवर्नमेंट ने, मीडिया ने बताना पड़ेगा कि देखो ये नवा तरीका आ रहा है ऐसे केसेस होने का। कविता, एक चीज, खैर ये तो बात हुई है फ्रॉड्स की, स्कैम्स की, जहां पर देखिए सारे मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं अगर आपके पास एक खाका हो, एक रेगुलेटर हो। लेकिन एक चीज जो मुझे समझनी है, जो आज गवर्नर साहब ने भी कही है, पुष्पेंद्र आप हमको समझाएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सेक्टर की पहुंच बढ़ाने में इसके जरिए मदद मिल सकती है, लेकिन क्रिप्टो बाजार को लेकर और क्रिप्टो मार्केट को लेकर उनका कहना है कि आर्थिक अस्थिरता यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, खासतौर से अगर आप एक डेवलपिंग नेशन है। इस स्टेटमेंट का मतलब अगर मैं टेक्निकल भाषा में समझना चाहूं, जिसको आप आसान करके हमको बताएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से अच्छा हो सकता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, इसका भविष्य अगर हम ड्रॉ करना चाहें इस पूरी चर्चा में आज, तो भारत के फायदे के लिए कैसे निकाली जा सकती है? बेसिकली क्या है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्या है कि क्रिप्टो करेंसी बनी है। तो ब्लॉकचेन एक तरह से बैकएंड है जिसके ऊपर क्या है कि पूरे जो भी हमारे टोकन है, जो भी हमारे कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे बने हैं। अब ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जहां पर क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज हो रहा है, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम क्रिप्टो के अंदर भी करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन कहां से हुआ है, और उसके अंदर क्या है कि गारंटी है वो ट्रांजैक्शन होगा ही होगा कंप्लीट। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी जगह हैं जहां पर गवर्नमेंट इंडिया के खुद के, जैसे हम बात करें कोविड सर्टिफिकेट, तो कोविड सर्टिफिकेट के अंदर मैटिक की ब्लॉकचेन यूज करी जा रही है, पॉलीगन, और इन्फोसिस यहाँ पर क्या कि पॉलीगन को यूज कर रहा है। ऐसे बहुत सारी ब्लॉकचेन है जिनको गवर्नमेंट क्या कि मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर यूज कर रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो टेक्नोलॉजी वाइज हम इसको क्रिप्टो को सपोर्ट करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें, और जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, उसके ऊपर क्या है कि लगाम लगाएं, लेकिन इसको टेक्नोलॉजी को यूज करें। बट यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमें टोकन की जरूरत होती है, यानी कि हमें एक कॉइन की जरूरत होती है। वो कॉइन अगर हमारे यहाँ से अगर क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी नहीं चल पाएगी। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना क्रिप्टो के यानी कि बिना कॉइन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल नहीं पाएगी। तो वो यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जो कि बिना रेगुलेशन के यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आएगी, और जब रेगुलेशन लेके आएगी तो वहां पर क्या होगा, प्रॉपर केवाईसी सिस्टम होगा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग केवाईसी सिस्टम होगा, और एक्सचेंजेस को, मल्टीपल एक्सचेंजेस को लाइसेंस दिए जाएंगे। और देश में क्या है कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है उनके अंदर भी क्या है कि यहाँ पर जो बैकएंड में अभी तक क्या है कि डिफरेंट सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो आने वाले टाइम के अंदर हमें सिस्टम ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर मूव होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम हो सकती है। ये जो चीज़ है ना, ये सिद्धार्थ जो पुष्पेंद्र ने समझाया है, मुझे ये बताएं, डेवलप नेशंस में क्योंकि ये रेगुलेटेड है, वहाँ किस तरह से रेगुलेटेड नियम बनाए गए हैं? आप वहाँ पे आपका बिजनेस कर सकते हो, वहाँ पे केवाईसी कंप्लायंसेस एकदम सही हैं। उसके अलावा केवाईसी तो यहाँ पर भी करा रहे थे एक्सचेंजेस, नहीं? नहीं, ये रेगुलेटेड तरीके से नहीं है, हाँ। ये सेल्फ कंप्लायंट है। यहाँ के एक्सचेंजेस ने सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंप्लायंस का एक स्ट्रक्चर बना के उसको फॉलो कर रहे थे इन एब्सेंस ऑफ रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। यहाँ दूसरी कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया हुआ है। और इसके अलावा हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, इंडियन रुपी इज नॉट अ फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। इट्स नॉट लाइक अगर आपके पास में यूएस डॉलर का नोट है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करके आए और आपके पास में यूएस डॉलर्स पड़े हैं, तो आप यहाँ के कोई होटल में जाके चाय नहीं पी सकते हो डॉलर्स देके, क्योंकि यहाँ के होटल या कोई भी बिजनेस या सर्विसेज फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती अगर उनके पास में फॉरेक्स लाइसेंस नहीं है तो। बट अगर आप यूरोप में हैं और आपके पास में जर्मनी की करेंसी और आप फ्रांस में जाके दे रहे हो तो दे कैन एक्सेप्ट इट, या यूएस में भी है। तो इंडियन इकोसिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, बहुत क्लोज सिस्टम है। इसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को 2017 से लेके अभी तक 3 बार रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी वो मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमने उनको ये भी बोला है कि डारो इंट्रोड्यूस करें, डिजिटल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस इकोसिस्टम को यहाँ पे रेगुलेट करें। बट आई डोंट थिंक सो देव गॉट टाइम और इट्स नॉट ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट
to regulate this. So let's see how it goes. रेखा जी, रेगुलेटर बिठाना तो काफी नहीं होगा, यहाँ पर कड़े नियम कानून जो कि समझाया सिद्धार्थ ने कि जो इन्होंने प्रपोजल्स भी दिए हैं और जो विदेशों में भी लागू है, कहीं ना कहीं भारत में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत होगी। कितनी सख्ती से नियम यहाँ पर एक्सचेंजेस और तमाम तरह की जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हुई हम देख रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा खतरा है मेरे ख्याल से। और दूसरी सबसे बड़ा खतरा होगा स्कैम्स और फ्रॉड, जो कि लगातार एक आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए कितनी कड़े नियम कानून गाइडलाइंस किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, पहले भी इस तरह की गलत हरकतों को रोकने के लिए हमारे देश के अंदर फेरा का कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फिर हमारे फेमा भी हुआ। तो उन दोनों कानूनों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो फेमा है उसने काफी हद तक जो हमारे हवाला ट्रांजैक्शन हो रहे थे उनको कंट्रोल किया था। तो मुझे लगता है कि अगर उसी दिशा के अंदर हमारी ये क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करने के अंदर इसको एक प्रॉपर तरीके से, जैसे हम इसको एक करेंसी के रूप के अंदर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जमाने के साथ साथ, जैसे कहते हैं कि जब जमाना बनता है तो बढ़ता है आगे, तो बदलाव समाज में लोगों की जिंदगी के अंदर आता ही है। तो उसके अंदर हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये एक ऑल्टरनेट सिस्टम जो है क्रिप्टो करेंसी का पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर ये एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी बन चुका है या बनने जा रहा है। अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। तो इंडिया भी जो है एक फॉरवर्ड मूविंग कंट्री है, और अगर उसके अंदर हमारे को लगता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसका जो है बेनिफिट होगा, आम आदमी की जो एक कैपेसिटी है, जो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके अंदर बदलाव होगा, उद्धार होगा, गिरावट नहीं होगी, उसका उद्धार होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इसके अंदर एक जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था हवाला का, तो ये हवाला ट्रांजैक्शंस जो होती थी उसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी भी जो है कि हवाला नहीं बन जाए। और जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर एक पैसे बनाने को इसका एक धंधा नहीं बना ले, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पहले बना था, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट कर ली। हमको एक स्पेशलाइज्ड कानून बनाना पड़े, इसके अंदर हमको एक जो पेनल्टीज हैं उनको कि किस तरीके से व्यापार करना सही होगा, कि डूज एंड डोज जिसको कहते हैं, उसके अंदर दिशा निर्देश देने पड़ेंगे कि कहाँ पर एक जो आम आदमी है अगर वो बिजनेस करता है, जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शुरू में जिक्र किया था, भारत का संविधान आपको बिजनेस व्यापार करने का अधिकार देता है, पर एक साथ उसके अंदर होता है पब्लिक कंट्रोल ऑफ बिजनेस, मतलब सरकार को कंट्रोल करने का अधिकार है। तो उसी ऐसा नहीं कि अनियंत्रित तरीके से आप कोई भी तरह का व्यापार कर सकते हैं। तो हर व्यापार में, हर प्रोफेशन के अंदर कायदे कानून होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के, जैसे ये जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर कोई डील करना चाहता है तो उसके अंदर जो रेगुलेटर सबसे पहले अपॉइंट होगा, रेगुलेटर है जैसे बैंकिंग के अंदर भी होता है कि हमारे एक ओम्बड्समैन होता है जो कोई भी तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को डील करने के अंदर भी जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ओम्बड्समैन जो है डील करे, और जो हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको ध्यान रखें कि उसके कवच के अंदर, उसकी आड़ के अंदर लोग जो है गलत तरीके का व्यापार तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सकारात्मक सोच को रखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना सोल्यूशन नहीं है, उसको अब रखिए और उसको नियंत्रित करिए, और हमारी इकोनॉमी का, देश के इकोनॉमी के बारे में भी सोचिए। समय के साथ में बदलाव आना चाहिए, जरूर करिए, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन धोखा नहीं बिल्कुल जी। लेकिन जब तक ऐसा होता है, रितेश और पुष्पेंद्र आपके पास आऊंगी क्योंकि निष्कर्ष अभी आप दोनों के पास ही होगा। सेफ्टी सिक्योरिटी का एंगल रितेश आप बताइएगा, पुष्पेंद्र आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह के एक्सचेंजेस को कैसे हम समझ सकें कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो रितेश आपके पास आऊंगी सबसे पहले। जब तक दिशा निर्देश आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, और अगर क्रिप्टो में कोई पैसा लगा रहा है, एहतियात कैसे बरतनी चाहिए, किस तरह से आपको अलर्ट रहना चाहिए? मैम, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जैसे कोई भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, मैंने 10% कमाया, मैंने इतना कमाया वगैरह, समझ लीजिए ऑल दीज टू गुड टू बी ट्रू ना, ये सारे फेक होते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, मतलब ये भर के इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, आप कहीं पे भी अगर देखते हैं कि आपके फ्रेंड के अकाउंट पे ऐसा कुछ दिख रहा है तो वेरीफाई कीजिए। इंटरनेट पे जीरो ट्रस्ट से चलिए। एक ट्रस्ट यहाँ पर एक मिथ करके है, तो एकदम जीरो ट्रस्ट से चलिए।
लिए हर इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई कीजिए। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल कुछ नहीं तो एक वेबसाइट बना देनी चाहिए जहां पे वो इतना तो बता दे कि डूज एंड डोंट्स क्या है और कौन से पर्टिकुलर क्रिप्टोज में मतलब इन्वेस्ट करना भी सेफ है, इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा रिसर्च मतलब अगर आप देखोगे तो क्रिबाको जो सिद्धार्थ की कंपनी है उसने बहुत मस्त किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने ग्रेडिंग्स भी दी हुई है कि ये CCC है, ए है, बी है वगैरह ये सब। तो गवर्नमेंट मे बी दे कैन टाई अप विद एक्सपर्ट्स लाइक दीज, और यहाँ पर वो लोग इनका API यूज करके इतना तो सतर्क कर सकते हैं लोगों को, ठीक है कि हमारे हिसाब से ये सब खतरे वाले हैं। एक्सचेंजेस पे भी, और डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब थोड़ा सा एक पोर्शन आपके इन्वेस्टमेंट का मेरे हिसाब से क्रिप्टो में रहना चाहिए, बाकी सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। लास्टली स्कैम्स, ये जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं या जो मैं इंस्टा की बात कर रहा हूँ, या अभी ज्यादा करके आपको ये जैसे व्हाट्सएप पे भी आएंगे, आपको ऐसे SMSs भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग आपकी फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज बहुत ज्यादा सावधान रहिए इनसे। मतलब कोई मतलब नहीं है इनसे बातचीत आगे करके भी, क्योंकि हाल फिलहाल ये बहुत एक आपने, क्योंकि ये क्राइम सुना नहीं है, मैं अभी तक कम से कम 8-10 केसेस ये देख चुका हूं जहां पे हर किसी का 10 लाख, किसी का मेरे को पता है 4 करोड़ रुपए भी जा चुके हैं। तो इन और हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि अच्छा फॉरेनर है तो चलो दोस्ती बनाओ, नहीं ये कोई फॉरेनर नहीं है, ये कहाँ का है हमें नहीं पता है, वो खाली आपको बहलाएगा बुकलाएगा तभी का। पुष्पेंद्र, अब बताएं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कैसे पहचाना जाए, एक आम निवेशक और एक छोटे निवेशक के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं तो। तो बेसिकली अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाइज देखें तो एक वेबसाइट है coinmarketcap.com, जिसके ऊपर जाकर हम देख सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज ऐसा है जो जिसकी रैंक यहाँ पर टॉप के ऊपर है और सबसे ज्यादा ट्रेड उसके ऊपर हो रही है। एक तरीका तो ये है। अगर हम इंडिया की बात करें स्पेशली, तो इंडिया के अंदर क्या है कि गिने चुने 3-4 ऐसे एक्सचेंज है जिनके ऊपर क्या है कि एक हाईली लिक्विडिटी है, तो हमें सबसे पहले लिक्विडिटी देखनी चाहिए। और बाकी अभी यहाँ पर एक चीज है कि जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो टॉप एक्सचेंज के ऊपर ही चल रही है, तो इस टाइम तो बड़ा डिफिकल्ट है कि किसी भी एक्सचेंज को फाइंड करना, क्योंकि जो टॉप एक्सचेंज है उन्हीं के ऊपर ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर हम लिक्विडिटी वाइज बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है। बाकी अभी तो मैं इंडियन एक्सचेंज के लिए यहाँ पर यही कहूंगा कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए अगर आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि जब तक क्या है कि यहाँ पर ईडी की तरफ से यहाँ पर सब कुछ साफ नहीं हो जाता जब तक बड़ा डिफिकल्ट है। अदरवाइज क्या है कि ईडी अगर अकाउंट सीज कर देती है तो ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली क्या है कि हमारी मनी स्टक हो सकती है। बिल्कुल, तो संकट के बादल तो मंडरा ही रहे हैं, लेकिन पुष्पेंद्र ताजा हाल क्या है क्रिप्टो बाजार का? आप आए हैं शो पर तो पूछना तो बनता ही है। सो बेसिकली अभी जो मार्केट की कंडीशन है ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की सभी की डाउन है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, तो क्रिप्टो के ऊपर भी इतना ही इम्पैक्ट है यहाँ पर। तो जो बिटकॉइन है वो लगभग 17 लाख के आसपास अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर लंबा टाइम हमें लगेगा और हम एक बियर मार्केट के अंदर हैं। और बाकी टेक्नोलॉजी वाइज वी आर वेरी बुलिश, क्योंकि आज के टाइम में चाहे मेटावर्स हो या Web3 हो या डिफरेंट कंसेप्ट, चाहे गेमिंग इंडस्ट्री हो, तो सारी की सारी यहाँ पर क्या कि ब्लॉकचेन बेस्ड यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर आ रहे हैं। आज के टाइम भी इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा रेगुलेशन यहाँ पर हो रहा है, जिसके अंदर क्या कि Web3 के ऊपर बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं और देश में ही नहीं पूरे विदेश के अंदर भी अगर आप देखोगे ब्लॉकचेन बेस्ड सबसे ज्यादा आपको इंडियन ही मिलेंगे। रेखा जी कुछ कहना चाहती हैं, वर्ड ऑफ कॉशन बताएं। मैं कहना चाह रही थी कि ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो इस बात का ध्यान रखिए कि रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता। तो ये आम आदमी को जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो लालच की जो एक फितरत होती है जो अंदर है कि भाई मैं मालो माल बन जाऊं, कभी भी कोई देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। आप कभी भी रातों रात इस तरीके से कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। तो आप व्यापार करिए, ट्रेडिंग करिए, पर अब सट्टेबाजी मत करिए। तो जैसे आप सट्टेबाजी करेंगे तो आप जो है बहुत बड़ा नुकसान खा बैठेंगे। लोगों को हमने देखा, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आम आदमी के ऊपर भी उतनी की उतनी जिम्मेदारी बनती है। सरकार से तो हम बहुत अपेक्षा कर रहे हैं, पर सरकार जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, हम सबको मिलके करना है इस काम को। और अगर हम अपने इस लालच की जो एक प्रवृत्ति होती है कि जो मैं एकदम रंग से राजा बन जाऊं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि राजा से एक मिनट के अंदर रंग भी बन सकते हैं। तो परिवार सट्टेबाजी के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। आप इसको क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो उसको सिर्फ एक आमदनी का एक जरिया, जैसे कि बाकी स्पीकर्स ने भी कहा
कि आप अपना कुछ परसेंटेज जो है वो क्रिप्टो के अंदर डील करिए। बिल्कुल, जैसा कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की भाषा में कहते भी हैं रेखा जी कि आप वेल डाइवर्सिफाइड रहिए अपने पूरे पोर्टफोलियो में तो बेहतर होगा। आखिरी कमेंट सिद्धार्थ लेना चाहूंगी, निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए फिलहाल मौजूदा बाजार की हालत को देखते हुए? सिद्धार्थ। बिल्कुल, आप निवेश कर सकते हैं, बट जैसे पुष्पेंद्र ने कहा थोड़ा सा परसेंटेज उसमें रखिए। आई एडवाइस 5% से ज्यादा एक्सपोजर मत रखिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 5 रुपए तक ही उसमें डालिए। और जो डाल रहे हैं, अगर आप नए हैं इस इकोसिस्टम में, सो बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा कोई चीज को टच मत करिए। पहले थोड़ा पैसा डालिए, समझिए कैसे चलता है, उसके बाद में आप दूसरे कॉइन्स में डाइवर्सिफाई करिए। बिटकॉइन एंड इथेरियम आर देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, और कोई भी तरीके का स्कैम बिटकॉइन और इथेरियम के इकोसिस्टम में नहीं हुआ है। कोई आदमी नया आएगा और बोलेगा मैं नया सिद्धार्थ कॉइन इशू कर रहा हूं जो बिटकॉइन से बेटर है, आप इसमें निवेश करिए, तो वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये कंसेंसस से चलती है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो गवर्नर साहब का कमेंट था कि इसके अंदर कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। वेल, वैल्यू प्रोपोजिशन उनको समझना होगा। डेफिनेटली उनको इस इकोसिस्टम को और बेटर जानना होगा। वैल्यू कंसेंसस से आती है, उसकी अंडरलाइंग एसेट वैल्यू से नहीं आती है। चलिए, और जब तक हमारे पास रेगुलेटर आता है, दिशा निर्देश आते हैं, तब तक सावधान रहिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का ही इस खास पेशकश में शामिल होकर इतनी मंझी हुई डिस्कशन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज मटवाल और नवल गोयल। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों पर आज है हमारा फोकस। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। बने रहें।